सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के सेकेंड चैप्टर स्वतंत्रता के पश्चात गठित आयोग एवं समितियां। इसके बारे में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो हम आज इसी चैप्टर के सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चंस है वैसे ही अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी आपको मन से पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आप तभी लिख पाओगे अच्छे से जब आपने इन सभी आंसर्स को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए हम बहुत ही इजी वे में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा आयोग 1964 का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, शिक्षा आयोग 1964 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर DS कोठारी और इसे हम किस नाम से और जानते हैं? इसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, तो आप याद रखिएगा। और अगर यहीं पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से हम किस आयोग को जानते हैं, तो भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से हम हंटर आयोग को जानते हैं, जो कि स्वतंत्रता से पहले 1882 में बना था। तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर शिक्षा आयोग 1964 की बात हो रही है और जैसे ही 1964 की बात होगी आपको तुरंत दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि 1964 से लेकर के 1966 तक जो शिक्षा आयोग बना था, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर DS कोठारी, यानी कि प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोठारी आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो इन्होंने क्या-क्या चीजें उसमें लिखी थी, क्या-क्या इन्होंने सुझाव दिए थे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, तो उसी को हम उद्देश्य के रूप में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार करना, संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली, शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रशासन संबंधी नीति, शिक्षा के प्रसार एवं गुणात्मक सुधार इत्यादि इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षा आयोग 1964 की प्राथमिक शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव लिखिए। दोस्तों, सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष होनी चाहिए, निम्न माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 या 3 वर्ष होनी चाहिए तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि भी 2 या 3 वर्ष होनी चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव दिया था शिक्षा आयोग 1964 ने, यानी कि ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा समिति के नाम से भी हम जानते हैं, या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी हम इसे कह सकते हैं। तो आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है दोस्तों कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आखिर में इसे नाम क्यों दिया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों बोला गया। आखिर में आप सभी लोग टीचर बनने जा रहे हो और आप लोग सभी लोग छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाएं हैं, तो आप सभी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी भी अध्यापक ही हैं। तो ये चीज आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों कि अगर एक कमरा है वो पूरा खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, और अगर आपने उस कमरे में केवल क्या किया, एक ब्लैक बोर्ड ला करके आपने टांग दिया, तो वो कमरा अब कमरा नहीं रह गया, वो रूम नहीं रह गया। अब वो रूम क्या हो गया? क्लासरूम हो गया। वो रूम क्या हो गया? अब एक कक्षा हो गई जिसमें छात्र छात्राएं आकर के बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपने देखा है अभी भी प्राइमरी स्कूलों में, सारे स्कूलों में सीट या बेंच नहीं आई है। अभी भी बहुत सारे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ करके ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किसी भी रूम को क्लासरूम बनने के लिए क्या होता है? ब्लैक बोर्ड होता है। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी, इसने प्रतीक के रूप में इसे क्यों रखा गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम क्यों दिया गया? इसका रीजन ये है कि किसी भी स्कूल में कम से कम 2 कमरे होने चाहिए जिसमें ब्लैक बोर्ड हो, बाकी कुछ हो या ना हो, लेकिन 2 कमरे हो, ब्लैक बोर्ड हो और कम से कम 2 टीचर हो हर एक विद्यालय में।
यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं में भी किस तरीके से पढ़ाई हो, इसी के लिए बनाया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्योंकि टीचर्स की बहुत कमी थी और बच्चों को सही से पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं मिल रहे थे, तो इस वजह से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई कि कम से कम सुविधाओं में भी हम किस तरीके से बच्चों के टैलेंट को निखार सकते हैं, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। इसी के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया गया था, जो कि 1987 और 1988 में क्रियान्वित हो गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व लिखिए। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बहुत सारे बदलाव किए गए थे और बहुत अच्छी चीजें भी इसमें शामिल की गई थी, जैसे कि पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करना। अब इसका मतलब क्या है 10+2+3? 10th मतलब हाई स्कूल, उसके बाद 2 साल का इंटरमीडिएट, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन जिसमें भी कि बीए, बीएससी, बीकॉम आता है। तो इस तरीके से ये शिक्षा प्रणाली अभी भी हमारे देश में लागू है, आप सभी लोगों को पता है और आप में से मैक्सिमम लोगों ने यही किया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, इसको करने के बाद ही आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों को डीएलएड या बीटीसी में एडमिशन मिलता है जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो। इसके बाद देखिए 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसके अलावा अपव्यय पर रोक, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, विकलांगों की शिक्षा के प्रयास आदि इसके मूल तत्व थे। यहाँ पर अपव्यय पर रोक, अपव्यय और अवरोधन के बारे में मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि अपव्यय क्या होता है, अवरोधन क्या होता है। अपव्यय वो चीज होती है कि स्कूल में बच्चा आ रहा था, रेगुलर वो स्कूल आ रहा था, उसमें जून आया, जुलाई आया, उसके बाद वो अगस्त में एकाएक गायब हो गया, क्लास में अब वो आता ही नहीं है, मतलब वो क्लास से बिल्कुल गायब ही हो गया। वो अपने बाहर की दुनिया में रहता है, उसके घर वाले उससे जो काम करवाते हैं, लेकिन वो स्कूल आना उस बच्चे ने छोड़ दिया, यानी कि उसकी शिक्षा वहीं पर रुक गई, तो उसे हम कहते हैं अपव्यय। लेकिन जो अवरोधन होता है वो क्या होता है, बच्चा स्कूल में आ रहा है लेकिन वो बार बार एक ही कक्षा में फेल हो जा रहा है, उस कक्षा से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये हो गया अवरोधन। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 2 गुण लिखिए। दोस्तों, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय मानते हुए बजट का 6% व्यय करना, शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तथा नवोदय विद्यालयों की स्थापना इसके प्रमुख गुण है। यहाँ पर आपने एक और नई चीज देखी कि जो नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही हुई थी, तो आप इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? दोस्तों, यशपाल समिति का गठन प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1992 में किया गया था, जिसे हम बस्ते के बोझ के नाम से भी जानते हैं, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यशपाल समिति के कोई 2 सुझाव लिखिए। दोस्तों, यशपाल समिति के 2 सुझाव क्या हैं? अत्यधिक बड़ी कक्षाएं, भारी पाठ्यचर्या, कठिन पुस्तकें आदि शिक्षक को अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होने देते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अत्यधिक बड़ी कक्षाओं का मतलब क्या है? जो हमारा मानक है, मानक क्या है प्राथमिक विद्यालय में या किसी भी प्राथमिक विद्यालय में, मैं केवल सरकारी विद्यालय, केवल मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर प्राइवेट विद्यालयों की भी बात कर रही हूँ। खासकर प्राइवेट स्कूल जो होते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा है कि एक क्लास में केवल 30 स्टूडेंट होने चाहिए, ये एक मानक है। लेकिन 60, 70, 80, 90 बच्चों को एक साथ एक क्लास में पढ़ाने से क्या होता है? पढ़ा तो देते हो, लेकिन सारे बच्चों को क्या क्वालिटी एजुकेशन मिल पाती है? 30 से 35 मिनट की एक छोटी सी बेल में किस तरीके से कोई टीचर सभी बच्चों को देख सकता है? सभी बच्चों किस बच्चे के अंदर क्या, किस बच्चे को कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है, किस बच्चे ने काम सही से नहीं पूरा किया है, किस बच्चे की कॉपी चेक है या नहीं चेक है, आप सारे बच्चों को नहीं देख सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि कक्षाओं में बच्चों की जो संख्या है वो एक नियत रखी जाए, भले ही इसीलिए आपने देखा है कि ए सेक्शन के बाद बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि एक ही क्लास में बहुत अधिक भीड़ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो कक्षाएं होती हैं वो छोटी होनी चाहिए। ये किसने सुझाव दिया था? यशपाल समिति ने दिया था कि जो बच्चे हैं वो कम होने चाहिए ताकि टीचर सभी बच्चों को अच्छे से, सभी बच्चों की समस्याओं को भी सुन सके और सभी को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इसके अलावा भारी पाठ्यचर्या का मतलब क्या है? ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है, उतना पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है और बच्चों को
पाठ्यक्रम को रटना पड़ता है क्योंकि टीचर के ऊपर प्रेशर होता है कि आप जल्दी से कोर्स पूरा करवाइए। इस चक्कर में पाठचर्या को बहुत ही अच्छे से टीचर समझा नहीं पाते हैं और पुस्तकें बहुत कठिन होती हैं जो बच्चों बच्चों को टीचर कितना भी समझाए लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत अधिक कठिन पुस्तकें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बच्चों के मानसिक स्तर की पुस्तकें होनी चाहिए। तो इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या कहा गया, यही सब है जो टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा झेलने पड़ते हैं या फिर ये कहें यही सब समस्याएं हैं जो टीचर्स जिनसे बहुत परेशान रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाठचर्या एक सीमित रखी जाए जिसमें बच्चों को खेल भी खेलने का मतलब गेम भी खेलने का मौका मिले, बच्चे लगातार केवल पढ़ते ना रहें, ठीक है? बहुत अधिक कठिन पुस्तकें ना रखी जाएँ ताकि बच्चों को बिल्कुल बोझिल ना लगे पाठ्यक्रम और कक्षाएँ छोटी रखी जाएँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, परीक्षा में अंक प्राप्त करना ही एकमात्र योग्यता की निशानी माना जाता है। दोस्तों ये भी बहुत ही खराब चीज़ है कि जो आज हमारा आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इसमें बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे, 95, 96, 97, अरे इनके बच्चे ने तो 99% नंबर्स लाए। तो इस तरीके की जो हमारी सोसाइटी में बात होती है, इनका लड़का उनका लड़का, कभी भी अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे के बच्चे से नहीं करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति का बच्चा यूनिक होता है और हर एक व्यक्ति के बच्चे के अंदर कोई अलग टैलेंट होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि कभी भी अपने बच्चों को किसी और के बच्चों से कंपेयर मत करिए क्योंकि हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में फेलियर बच्चे, इसके अलावा ऐसे बच्चे जो थर्ड डिवीजन पास है वो भी आज आईएएस बन के बैठे हुए हैं। आप देखो आपके बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, ये जरूरी है। ये नहीं जरूरी है कि आपके बच्चे ने 95, 96, 98, 99% मार्क्स गेन किए, वो किसी काम नहीं आते हैं अगर आपका बच्चा जीवन कैसे जीना है ये नहीं सीख रहा है, कैसे जो उसके जीवन में परेशानियां आती हैं उसको कैसे हैंडल करना है वो ये नहीं सीख रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर्स बच्चों को ऐसा ज्ञान दें जो उनके आगे चल करके उनके दैनिक जीवन में तो काम आए ही साथ उनके उद्देश्यों को पूरा करने में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए वो तैयार रहें। इसलिए एक टीचर का काम होता है कि बच्चों का मार्गदर्शन भी करे, बच्चों का पाठ्यक्रम तो पढ़ाए ही लेकिन बच्चों को एक सही राह दिखाए और बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे। इसके बाद दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, यशपाल समिति ने स्कूली स्तर की समस्या के क्या कारण बताए। दोस्तों सेवाकालीन प्रशिक्षण मात्र एक परंपरा, परीक्षाओं का आधार अंक प्राप्त करना, शिक्षकों के उत्तरदायित्व एवं व्यवहार में कमी, स्कूलों की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली एवं पुस्तकालय का अभाव आदि को समस्या का कारण बताएं। यहाँ पर दोस्तों स्कूली स्तर पर जो समस्याएं होती हैं उसमें इन्होंने मुख्य रूप से ये कहा कि जो ट्रेनिंग होती है टीचर्स की वो सही से नहीं होती है, वो केवल एक परंपरा की तरह होती है। आज के टाइम पर पहले मैंने आपको बताया था कि शुरू में केवल डायट्स में प्रशिक्षण होता था डीएलएड का, बीटीसी का, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इतने सारे निजी कॉलेजेस खुल गए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में टीचर्स का अभाव है। जब ट्रेनिंग देने वाले टीचर्स ही नहीं रहेंगे तो जो हम लोग ट्रेनर है हम लोग गए हैं तो हम लोग क्या सीख पाएंगे कॉलेज में। तो बहुत जरूरी है अगर किसी ने डीएलएड कॉलेज खोला है तो वो ये भी ख्याल रखे कि हम ऐसे टीचर्स अपने विद्यालय में लाएं या अपने अपने विश्वविद्यालय में लाएं, या फिर ये है कि अपने महाविद्यालय में हम इस तरीके के शिक्षकों को लाएं कि जो बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आए हैं टीचर बनने का उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान मिले और जब वो अच्छा ज्ञान लेकर के यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से वो जहाँ पर भी जिस भी स्कूल में उनकी तैनाती होगी उस स्कूल को वो बहुत ही बेहतर स्कूल बनाएंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ शिक्षक के उत्तरदायित्व एवं व्यवहार में कमी, तो इसका रीजन क्या है दोस्तों कि आप सभी लोगों को पता है, अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं तो टीचर्स की बहुत कमी है। अगर 5 क्लास है तो 5 क्लास के लिए केवल 2 टीचर्स हैं। तो यहाँ पर टीचर के उत्तरदायित्व में कमी होने का मुख्य रीजन यही है कि बहुत सारे कागजी काम होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एक टीचर केवल इंटरवल के टाइम तक केवल कागज ही बनाता रह जाता है, उसको एमडीएम के रजिस्टर बनाने होते हैं और भी बहुत सारे काम करने होते हैं जिसके चक्कर में टीचर बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि कागजी काम करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर 5 क्लास के लिए 2 ही टीचर्स हैं तो किस तरीके से मैनेज करें ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए टीचर्स की तैनाती होना स्कूल में बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमारे प्रदेश में योग्य शिक्षक नहीं है या फिर ये कहें कि योग्य अभ्यर्थी नहीं है। बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीटीसी कर लिया है, बीएड कर लिया है, आप लोग भी अच्छे से मेहनत करके पढ़ ही रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं है, बस जरूरत है कि उन योग्य टीचर्स को किस तरीके से हम उन स्कूलों में पहुंचाएं, जल्द से जल्द वैकेंसीज निकालें। तो ये बहुत जरूरी है। जब टीचर्स रहेंगे अवेलेबल स्कूलों में तो निश्चित रूप से स्कूल की जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से सुधरेगी और जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की जो मौलिक अधिकार की बात की गई है हमारे संविधान में, उसका भी हक बच्चों को तभी मिलेगा जब
स्कूलों में टीचर्स की संख्या अच्छी होगी जितना होना चाहिए। और पुस्तकालयों का अभाव होता है। पुस्तकालयों का अभाव अगर मैं बात करूं प्राइमरी विद्यालय में, तो पुस्तकालय के लिए दोस्तों कहीं कोई अलग से जगह नहीं होता है। बहुत ही सीमित जगह में एक अलमारी में पुस्तकें रख दी जाती हैं, उसी में से बच्चे निकाल करके पढ़ते हैं और इस तरीके से ही पुस्तकालय भी चलता रहता है। और किसी-किसी विद्यालय में तो पुस्तकालय भी नहीं बना होता है, तो कहीं न कहीं पुस्तकालय का अभाव होना भी कहीं न कहीं समस्या ही है, क्योंकि बच्चे अपने मनपसंद पुस्तकें पढ़ने में समय देंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखेंगे भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित जो समिति थी उसका उद्देश्य क्या था, ये आपने पहले भी देखा। अब चलिए यहाँ पर देखिए 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यशपाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्राथमिक शिक्षा को अधिक रुचिपूर्ण तथा गुणवत्तापूर्ण बनाना, छात्रों की समझ में वृद्धि तथा पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना था। यानी कि कुल मिला-जुला करके जो शिक्षा प्रणाली है उसको अधिक से अधिक अच्छा बनाना, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन देना, इसी की बात यहाँ पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के क्या उद्देश्य थे? दोस्तों, विभिन्न प्रकार के विषयों में संबंध स्थापित करना, बालकों का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला तथा एकीकृत बनाना, यही उद्देश्य था राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का। यानी कि विभिन्न विषयों में के संबंध स्थापित करने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के विषयों में संबंध स्थापित करने का तात्पर्य है कि किस तरीके से हम जो हमारा भूगोल विषय है उसको साइंस से जोड़ सकते हैं, जो हमारा गणित विषय है उसको हम किस तरीके से साइंस से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विषयों में आपस में किस प्रकार से संबंध होता है, ये बताया गया है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में। और इसके अलावा बच्चों का सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास भी करना, और जो परीक्षा प्रणाली है इसको और अधिक लचीला बनाना। ऐसा नहीं कि बच्चों को बिल्कुल भय पैदा कर दिया जाए, तुम इस साल तो तुम हाई स्कूल में हो, तुम इंटरमीडिएट में हो, तुम्हें बहुत पढ़ना चाहिए, फेल हो जाओगे तो बेइज्जती होगी, इस तरीके से नहीं, बल्कि जो परीक्षा प्रणाली है उसको बहुत ही सरल और बहुत लचीला बनाया जाए ताकि बच्चे डरे नहीं, बच्चे मन से पढ़ें। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के मुख्य बिंदुओं को लिखिए। दोस्तों, इसके मुख्य बिंदु व्यवस्थागत सुधार एवं परीक्षा प्रणाली, बालकों का विकास एवं सीखना, विविध विषयों के बारे में विचार, भाषा, गणित, विज्ञान, कला एवं शारीरिक शिक्षा, पाठ्यचर्या के क्षेत्र एवं मूल्यांकन, परीक्षा सुधार आदि। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक आदर्श शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? दोस्तों, शिक्षक ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाला हो, यानी कि अगर आप शिक्षक हो तो आप जीवन भर सीखते हो, आप अपने बच्चों से भी स्कूल में जब जाते हो पढ़ाने वहां से भी बहुत सारी चीजें सीखते हो। इसके अलावा आप अपने आसपास के और लगातार एक जो टीचर होता है उसको लगातार किताबें पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो शिक्षा विभाग में है, वो शिक्षक हैं, तो उन्हें लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो इसलिए एक शिक्षक को लगातार ग्रहणशील होना चाहिए और लगातार सीखने का इच्छुक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनैतिक संदर्भों को समझने तथा विद्यार्थियों को साझा कर सकें, यानी कि जो चीज वो सीख रहे हैं वो विद्यार्थियों को साझा भी कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनैतिक संदर्भों को समझने वाला तथा विद्यार्थियों को समझा सके, यानी कि जो चीज वो सीख रहे हैं खुद उसको विद्यार्थियों को किस तरीके से वो अच्छे से समझा सकते हैं। शिक्षक छात्रों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने वाला हो। एक शिक्षक जो होता है उसे बच्चों से बहुत ही प्रेम से रहना चाहिए, बच्चों की सारी बातों को अच्छे से समझना चाहिए कि बच्चे को क्या समस्या है। बच्चा आपसे जब डरेगा तो वो अपनी मन की बात आपसे बता ही नहीं पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप बच्चों से इस तरीके से मधुर संबंध बना के रखिए कि बच्चा कोई भी झिझक ना महसूस करे आपसे कोई भी बात बताने में। तो एक टीचर जो होता है वो एक मित्र की भांति भी होता है कि वो अपने सभी शिक्षकों की समस्याओं को भी क्या करता है, सुलझा देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर पर कौन से अनिवार्य विषय रखे गए? दोस्तों, उच्च माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा, अंग्रेजी एवं गणित को अनिवार्य विषय की श्रेणी में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन कब हुआ तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन 1 मार्च 1992 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं लिखिए। दोस्तों, शिक्षकों की कमी,
भाषा की समस्या, राजनैतिक समस्याएं, धन संबंधी समस्या, धर्म संबंधी समस्या, परंपराओं की समस्या आदि प्रमुख समस्याएं थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए शिक्षकों की कमी तो है ही, आप सभी लोगों को पता है, अभी भी स्कूलों में बहुत सारे शिक्षकों की कमी है। भाषा की समस्या का मतलब यहाँ पर है कि शिक्षक को जिस भी जिले में भेजा जाए वो वहाँ के बच्चों की जो क्षेत्रीय भाषा है वो शिक्षक उन भाषाओं को जानता हो। इसीलिए दोस्तों पहले केवल और केवल जो बच्चे बीटीसी करते थे उन्हीं बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाने का मौका मिलता था। मान लीजिए आप मेरठ के रहने वाले हो, आपने जा करके आगरा में ट्रेनिंग ले ली है, बीटीसी की ट्रेनिंग या फिर डीएलएड की ट्रेनिंग आपने जा करके आगरा में ली है, तो इस तरीके से अगर आपने आगरा में ली है तो आप आगरा में ही शिक्षक बनोगे। इस तरीके से कि अब आपकी जब भी तैनाती होगी तो उसी जिले में होगी। क्यों? ताकि उस जिले की जो क्षेत्रीय भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज जो बच्चे समझते हैं, उसको आप भली-भांति 2 साल की ट्रेनिंग में आप सीख चुके हैं। और किस तरीके के बच्चे वहाँ पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आपने 4-4 बार ट्रेनिंग की है, 4-4 बार आपने स्कूल में जाकर के पढ़ाया है, 4 बार टीचिंग लगी आपकी, इंटर्नशिप लगा, तो आपने बच्चों को वहाँ के समझा है। तो इस तरीके से आपको उसी जिले में तैनाती मिलती थी। लेकिन 68,500 वैकेंसी के बाद रूल चेंज हो गया, उसी वैकेंसी में चेंज हुआ और जिसने जितनी मेहनत की थी, जितना नंबर लाया था, जिसने भी सुपर जेट में, उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको अपना जिला मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब थोड़ा चेंजेस हो गए हैं, सरकार के द्वारा करा दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से अगर आप भी मेहनत करते हो, अच्छा नंबर पाते हो, तो आप ही अपने जिले में अपने घर से आओगे अपने विद्यालय पढ़ाने। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट हो गया है आप लोगों के लिए। अब इसके बाद देखिए राजनीतिक समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो यहाँ पर इन्हीं सब की का जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के प्रत्यक्ष उद्देश्य लिखिए। दोस्तों शिक्षक शिक्षा हेतु पाठचर्या का निर्माण, शिक्षक शिक्षा हेतु उचित समयावधि का निर्धारण, शिक्षकों के व्यावसायिक वृद्धि की उपलब्धता, शिक्षक शिक्षा का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, शिक्षक की योग्यता एवं गुणों का विकास करना इत्यादि इसके प्रमुख उद्देश्य थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 की आवश्यकता एवं महत्व लिखिए। दोस्तों शिक्षा की सार्वभौमिकता, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शैक्षिक असमानता को कम करना, नवीन चुनौतियों का समाधान, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं के विकास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या की संरचना शिक्षक शिक्षा के लिए बनाई गई 2009 में, इसमें पूरी तरीके से ये कोशिश की गई कि टीचर्स को किस तरीके से इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो जो जिन भी बच्चों को पढ़ाएं वो बहुत ही अच्छी शिक्षा दें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और उनकी जो भी उनको ट्रेनिंग दी जाए वो बिल्कुल बेस्ट हो। तो यहाँ पर इसी की बात की गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के उत्तम शिक्षक की विशेषताएं बताइए। यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में एक उत्तम शिक्षक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। उत्तम शिक्षक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आपने भी ऊपर देखा कि एक शिक्षक को लगातार जीवन भर सीखते रहना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। शिक्षक ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाला हो, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में विद्यार्थियों को समझ सकने वाला हो। यानी कि बच्चा किसी भी परिवेश से आया हो, उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, उसकी सांस्कृतिक स्थिति कुछ भी हो, उसकी राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो, आपको क्या करना है, बस उसको अच्छे से शिक्षा देनी है, आपका काम यही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, पाठचर्या का ढांचा किस प्रकार से सहायता करता है। पाठचर्या का ढांचा निम्न प्रकार से सहायता करता है, बालकों को केंद्र बिंदु मानकर अधिगम क्षेत्रों को परिभाषित करना, ना कि विषयों को, प्रत्येक अधिगम क्षेत्र का विस्तार तय करना व प्रत्येक क्षेत्र के लिए समय का आवंटन करना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की आवश्यकता किन कारणों से हुई। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की आवश्यकता के क्या कारण थे, इसको आपने बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में भी पढ़ा है, क्योंकि ये 21वीं सदी की मांग थी। भारतीय समाज में विविधता भी है और परिवर्तन के लिए ये आवश्यक भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अध्याय का शीर्षक क्या है। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के दूसरे अध्याय का शीर्षक सीखना और ज्ञान है और पहला अध्याय क्या है, पहला है परिप्रेक्ष्य। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 53 है, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य बताइए। दोस्तों एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य है आदर्श पाठचर्या एवं पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना एवं शिक्षक शिक्षा को सहायता देना है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत
शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है? दोस्तों, बच्चों के लिए आप देख सकते हैं पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के विकास के लिए कहानी, खेल, गीत आदि रोचक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय होते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की बात करूँ मैं, तो उन्हें हम कहते हैं आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में यही चीजें होती हैं, बच्चों को कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, वहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं, वो बच्चों का मनोरंजन करती हैं, बच्चों को अच्छी-अच्छी चीजें सिखाती हैं, बच्चों को ज्ञानपरक कहानियाँ सुनाती हैं। तो इस तरीके से इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाती है और ये देखिए 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, यशपाल समिति की रिपोर्ट कितने खंडों में प्रस्तुत की गई? दोस्तों, यशपाल समिति की रिपोर्ट 5 खंडों में प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसकी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया? आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि शिक्षा शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक यशपाल समिति की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया? दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था देश के संविधान के प्रावधानों एवं सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए। यह जाति पाति के भेदभाव से दूर होनी चाहिए। संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर हो, एक समान ही होनी चाहिए। इसे सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू कर दे। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, एनसीएफटीई 2009 क्या है? दोस्तों, एनसीएफटीई 2009 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा एक नवीनतम दस्तावेज है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश है। यानी कि जो टीचर्स प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो भी बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, जो भी प्रशिक्षु डीएलएड कर रहे हैं या जो भी प्रशिक्षु बीएड कर रहे हैं, उनके लिए ये बनाया गया कि आखिर में आपको किस तरीके से आप एक योग्य शिक्षक, अच्छे शिक्षक बन सकते हो। इसी के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाई गई, इसका उद्देश्य यही था। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य, कुशल एवं मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा का स्तर बुनियादी मुकाम पर नहीं पहुंच पाया है, जो देश और समाज के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा दोस्तों, इसके लिए स्थानीय एवं जमीनी स्तर पर विभिन्न रणनीतियां बनाने एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की आवश्यकता को समझते हुए एनसीएफटीई 2009-10 में कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये देखिए 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा। आपने जितने भी क्वेश्चंस को दोस्तों किया है, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों को देख सकते हैं, हमारे हैंड रिटन नोट्स को भी देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का निशान बगल में बना होगा, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस आती हैं नई, उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियो से ऐसे ही अपडेट रहे। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। बाहर मत निकलिए बिना किसी काम के और अपना ख्याल रखिए। एक बार फिर से मैं दोस्तों बोल रही हूँ, और अपने आसपास अपने परिवार का जरूर ख्याल रखिए, बहुत जरूरी है दोस्तों इस समय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।